तो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ बिल्कुल ही नए वीडियो के साथ। आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो एक हॉरर और डेडली मूवी है जिसका नाम है एविल डेड बर्न। जंगल के बीच एक ऐसा घर जहाँ जाने वाले लोग वापस आते नहीं, लेकिन वो पहले जैसे कभी नहीं होते। आप अगर इस हॉरर मूवी के असली फैन हैं तो आज की मूवी आपको होश उड़ा देगी। एविल डेड सिर्फ घोस्ट की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शापित किताब है, कहानी है जो अधेरी ताकतों को ज़िंदा कर देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी, टेरिफाइंग मोमेंट्स जो आपको लास्ट तक स्क्रीन से चिपका कर रखेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एंडिंग में एक ऐसे ट्विस्ट है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। लाइट को ऑफ कीजिए, हेडफोन लगाइए और चलिए शुरू करते हैं एविल डेड की खौफनाक दुनिया का सफ़र, बिना किसी देरी के, विथ वन एंड ओनली CS सिनेपिक पे। तो कहानी की शुरुआत में हम जोसेफ नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपनी दादाजी की तरह बुक लिखना चाहता था। उसके दादाजी, जिनका नाम था बेंजामिन, वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी थी और साथ में ही वो भूत-प्रेतों पर भी रिसर्च कर रहे थे। एक दिन जोसेफ अपने दादाजी के रिसर्च वाले घर जाता है, जो झील के किनारे था। जोसेफ जब उस घर पर एंटर करता है, तो उसे कुछ अजीब-सा महसूस होता है। फिर वो अपने दादाजी को रिसर्च वाली बुक पढ़ने लगता है और साथ में उसे बेंजामिन की कुछ रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें बेंजामिन ने अपने रिसर्च के बारे में बताया था। उसने कैसे शैतानी शक्तियों को काबू किया था। दरअसल बेंजामिन ने रिसर्च करते-करते द बुक ऑफ डेथ नाम की बुक लिखी थी। बेंजामिन ने उसके अंदर एक ऐसा मंत्र लिखा था, उसने सबसे बताया था कि अगर कोई भी इस मंत्र को पढ़ेगा तो नर्क का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर उसमें से शैतानी शक्तियाँ बाहर आएँगी जो इंसानों के शरीर पर कब्ज़ा करना चाहती हैं। बेंजामिन उस मंत्र को पढ़ने से मना किया था, बट एक दिन एक आदमी ने उस मंत्र का उच्चारण कर दिया, जिस वजह से नर्क का दरवाज़ा खुल गया और शैतानी शक्तियाँ बाहर आ गई। वो धीरे-धीरे इंसानों पर कब्ज़ा करके मौत के घाट उतारने लगी। उसके बाद बेंजामिन ने उस शैतानी शक्ति को एक चाकू के अंदर काबू किया करके उसे अच्छे से बाँध दिया। उनका कहना था कि अगर इस खंजर को खोला जाएगा तो शैतानी शक्तियाँ फिर से बाहर निकल आएँगी और लोगों पर कब्ज़ा करना शुरू कर देंगी। जोसेफ को जब ये बात पता चली तो वो फिर भी नहीं माना। वो बिना सोचे-समझे इस खंजर को खोल देता है, जिससे नर्क का दरवाज़ा खुल जाता और शैतानी शक्तियाँ बाहर आ जाती। जोसेफ बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, जिस वज़ह से तबाही आने वाली थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था। तो देखते हैं आगे किस तरह से ये शैतानी शक्तियाँ आज़ाद होने के बाद क्या करती हैं। हम देखते हैं एक तालाब जहाँ पे 2 दोस्त अपनी मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें से लियो और जेरन नाम के 2 शख्स थे। वो बातें कर रहे थे कि तभी जेरन की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है। लियो उसे मना करता है कि फ़ोन ना उठाए, बट बार-बार वो जेरन को फ़ोन लगा रही थी। बार-बार फ़ोन आने की वज़ह से वो जेरन फ़ोन उठा लेता है और वहाँ से दूर की तरफ थोड़ा जाने लगता है। इधर अकेला लियो जिस मशीन की मछली पकड़ रहा था, अचानक से उसके तार में खिंचाव आता है। लियो को लगता है कि कोई बड़ी मछली फँसी है, वह पूरी ताकत से मशीन को खींचने लगता है। तभी वह देखता है कि उसमें से एक लड़की की मुंडी फँसी हुई थी। ये देखकर लियो की रूह काँप जाती है। उसके बाद घोस्ट उसे तार में फँसाकर पानी के अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद जब जेरन वापस आता है तो वो देखता है कि लियो गायब है। वो उसका नाम पुकारने लगता है। इतने में उसके सामने लियो दिखाई देता है जो डूब रहा था। जेरन उसे जैसे ही बचाने की कोशिश करता है, घोस्ट उसे काफ़ी ब्रूटल तरीके से मार देता है। फिर उसके बाद जेरन को भी पानी के अंदर खींच लेता है। जेरन तैर कर बाहर निकलने की कोशिश करता है, बट घोस्ट ने झील के पानी को इतना गर्म कर दिया था कि जेरन पूरी तरह से उबल चुका था, जल गया था। तो आगे जेरन को जलकर मार दिया था, जिससे समझ आता है कि इस मूवी में घोस्ट ज़्यादातर लोगों को जलाकर ही मारेंगे, क्योंकि मूवी का नाम भी एविल डेड द बर्न है। दोनों खत्म करने के बाद घोस्ट जैसे सड़क पर जाती, तभी तेज़ी से एक कार उसको टक्कर मार देती। अब यहाँ पर क्या होता है ये थोड़ी देर में जानेंगे, क्योंकि कुछ घंटे पहले चली जाती है कहानी और हमें दिखाया जाता है कि एक परिवार को देखते हैं जिसमें एडगर प्राइस और सूज़न प्राइस होते हैं। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था विल और छोटे बेटे का नाम था जोसेफ। वही जोसेफ जो शुरू-शुरू में अपने दादाजी का रिसर्च चेक कर रहा था। विल की वाइफ़ का नाम था एलिस, वही जोसेफ की गर्लफ्रेंड का नाम था थिया। विल और एलिस में हर समय झगड़ा होता रहता था, क्योंकि विल को बच्चे चाहिए थे जबकि एलिस को बच्चे पसंद नहीं थे। इसलिए वो बच्चे नहीं पैदा करना चाहता था। एलिस के अंदर एक और बुरी आदत थी, वो हर समय सिगरेट पीती रहती थी, जिसकी वजह से विल उसे बहुत डाँटता था, बट एलिस उसकी बात नहीं मानती थी। तो ये थी
आज विल के भाई जोसेफ का बर्थडे था, वो रात को ही एक क्लब पार्टी में थे। पार्टी में विल की वाइफ एलिस और जोसेफ के गर्लफ्रेंड भी मौजूद थे। वो चारों पार्टी का खूब एन्जॉय कर रहे थे कि विल जोसेफ को बर्थडे गिफ्ट में एक पेन देता है, क्योंकि वो जानता था कि जोसेफ के सालों से किताब लिख रहा था, बट अभी तक उसकी एक भी किताब पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो उसकी टाँग खींचते हैं। वो कहता है कि शायद इस पेन से तुम्हारी किताब पूरी हो जाए। विल और जोसेफ आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी विल देखता है कि एलिस बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी और सिगरेट पी रही थी, जिस वजह से वो उसे रोकने की कोशिश करता है, बट एलिस उसकी बात नहीं मान रही थी, जिस वजह से दोनों में झगड़ा हो जाता है स्टार्ट। बस इतनी बड़ी जाती है कि एलिस का मूड खराब हो चुका था। वो विल उसे बार-बार मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह गुस्सा कर रही थी। इतने में जोसेफ भी उससे नाराज़ होकर गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब हम वही सीन देखते हैं जब जोसेफ का नाम उस घोस्ट से कार जो है टकरा जाती है। विल काफ़ी गुस्से में था, वो फुल स्पीड में गाड़ी चला रहा था, तभी वो रेडियो स्टार्ट करने के लिए जैसे ही पलक झपकता है, तभी अचानक से जोसेफ उसके सामने आ जाती है, जिससे विल की कार का आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कार पलट जाती है। विल बुरी तरह घायल हो चुका था, जोसेफ को भी गर्दन कट चुकी थी। वो विल से कहती है कि तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, अब तुम अपने परिवार के पास लेकर चलो। दरअसल ये जो शैतानी शक्ति थी, इनको डेडॉइड्स बोला जाता है। उनके अंदर ये था कि वो एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर चली जाती हैं, जिसके भी शरीर के अंदर एंटर करती हैं, उसे पूरी तरह से नष्ट करके दूसरे शरीर में एंटर करती है। तो यहाँ जेसप विल की बॉडी में पूरी तरह से चला देती है, उसके बाद उसके अंदर एंटर करती है। जब विल की मौत की खबर उसके परिवार वालों को मिलती है, तो वो बहुत दुखी होते हैं। सभी परिवार वाले विल की बॉडी को जलाने की सोचते हैं। विल के फ्यूनरल में परिवार वाले इकट्ठे हुए थे। वो सुजन एलिस से नाराज़ थी। वो उससे जल रही थी, क्योंकि उससे लगता था कि विल कहीं न कहीं उसी की वजह से मरा है, क्योंकि जिस रात विल का एक्सीडेंट हुआ था, उस रात एलिस ने ही उससे झगड़ा किया था। तो सुजन अपनी बेटी की अच्छाइयों के बारे में बताकर रो रही थी। यहीं एलिस की भी काफ़ी पछतावा। फ्यूनरल खत्म होने के बाद सभी वहाँ से चली जाती हैं, बट विल का पिता एडगर को आखिरी बार देखना चाहते थे, इसलिए वो उस बंद के पास जाता है। विल की बॉडी जलाने का चाह रहा था। एडगर कहता है कि उसे अपने बेटे को आखिरी बार देखना है। आदमी कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, ये रूल के खिलाफ है। एडगर उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करता है, जिससे वो शख्स विल की बॉडी दिखाने को तैयार हो जाता है। अब बंदा कमरे से बाहर जाता है, वही एडगर ध्यान से कॉफ़िन बॉक्स की तरफ देख रहा था, तभी उसमें से कोई आवाज़ आती है। जिसे सुनकर एडगर को लगता है कि विल शायद ज़िंदा है, इसलिए वो ताबूत को खोलने लगता है ताकि विल को बाहर निकालने में एडगर जैसे ही ताबूत तोड़ता है, तभी उसमें से एक जला हुआ हाथ निकलता है और एडगर के हाथ को कसकर पकड़ लेता है। तभी वहाँ वही बंदा भी आ जाता है जो विल को जलाने वाला था। विल यहाँ पर उस बंदे को काफ़ी ब्रूटल तरीके से मार देता है, जिसे देखने के बाद आपकी आँखें फटी-फटी रह जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बिल के अंदर से घोस्ट एडगर की बॉडी में चला गया। उसके बाद सभी घर वाले चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एलिस भी जिद करती है, वो उनके साथ ही रहने वाली है। इसलिए जोसेफ उसे अपने झील वाले घर ले जाता है। हालाँकि उसे पता था कि ये बात उसकी माँ को ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि वो एलिस से नफ़रत करती है। थोड़ी देर बाद जोसेफ अपने घर पहुँच चुकी थी। वो जैसे ही अपने माँ सूज़न के पास पहुँचता, तो वो एलिस के आने पर भड़क जाती है। उनका कहना था कि उसका यहाँ पर क्या काम? जोसेफ उन्हें समझाता है कि वो इस घर की बहू है, उसे कहाँ पर ज़रूर होना चाहिए। घर की साफ-सफाई कर रही थी, तभी वह दादाजी की रिसर्च वाली चीज़ें देखती हैं, जैसे रिकॉर्डर और किताबें। वो उन्हें फेंकना चाहती थी, बट जो सब मना करता है, वो बताता है कि वो भी उन्हें सब चीज़ों पर अपनी ही किताबें लिख रहा है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। सुजैन उसे बताती है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं। उसके दादाजी हर समय इन्हीं बेकार की रिसर्च में लगे रहते हैं। कभी कहते थे कि उन्हें मंत्र मिल गया, तो कभी पुराने हथियार की खोज में थे, बट उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी के बारे में नहीं सोचा। उनकी पत्नी की दिमागी हालत खराब थी, फिर भी वो उनकी देखभाल नहीं की और एक दिन छोड़कर चले गए। तो तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर सारी ज़िम्मेदारियाँ आ गई। तो कुछ इस तरह सृजन बेंजामिन के रिसर्च वाली चीज़ों को एक बोरे में भर देती है और जोसेफ से बोलती है कि वो उसे फेंक दे। दूसरी तरफ एडगर को हरकतें कुछ-कुछ अजीब-सी हो रही थी, क्योंकि उसके अंदर जेसिका ने एंटर कर लिया था। वो जोसेफ की दादी की बात कर रहे, ताकि दादा जब से मरे थे ना, तब से उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। वो उल्टी-सीधी हरकतें करती रहती थी, जैसे कि वो जब थिया को देखती है तो उसे चोर समझने लगती है और उसे खूब पीटती है। अब वो रात को एक साथ खाना खाने के लिए बैठे थे, यहीं पर जो विल की कुछ वीडियो लगाता है, जिसे देखकर उसकी माँ की आँखें भर जाती है। वो कहती है कि ये आदतें बहुत अच्छी थी। सीजन कहती है कि एलिस उसके बेटे का रेस्टोरेंट चलाए। वो कहती है कि अब तुम्हें विल का रेस्टोरेंट चलाना चाहिए, बट एलिस के तो रेस्टोरेंट चलाना नहीं आता था। उसने सोचा था कि वो अपने पिता के साथ कुछ दिन के लिए पेरिस जाएगी, ताकि उसका मूड ठीक हो सके। वही सुजैन तब जब ये बात सुनती है, तो उसे ठीक नहीं लगता और इसी बीच एडगर अजीब हरकतें कर रहा था। वो बीच-बीच में एलिस से गुस्से में बात कर रहा था और उस पर इल्ज़ाम लगाता है।
कि बिल तुम्हारी वजह से मरा है। ये सुनती एलिस भी गुस्सा हो जाती। इसी गरमा-गर्मी में एडगर ने अपने ही कुत्ते को बड़ी बेरहमी से मार दिया था। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों की आँखें फटी की फटी रह जाती है। थिया और जोसेफ तुरंत एडगर को कार में बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने की सोचते हैं, बट रास्ते में एडगर उन पर हमला कर देता है। एडगर थिया को बुरी तरह मार देता है। वो जोसेफ उसे बहुत बचाने की कोशिश करता, बट एडगर ने जोसेफ को भी बड़ी बेरहमी से मारकर उसके बाद वो थिया को गाड़ी की सीट से जान से मार देता है। गाड़ी की सीट का रॉड उसके चेहरे के आर-पार हो जाता है। ये दृश्य देखकर जोसेफ की रूह काँप गई। वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलिस और सूजन कुत्ते की बॉडी को अच्छी तरह से दफनाती हैं। तभी एलिस की नज़र बेंजामिन की बुक पर पड़ती है। वो उसे पढ़ने लगती है। एलिस को धीरे-धीरे सब कुछ पता चलने लगता है। उसे मालूम पड़ता है कि अगर शैतानी शक्तियों को खत्म करना है तो उन्हें खंजर को निकालना होगा। उसकी मदद से वो शैतानी शक्तियों को फिर से नर्क के दरवाजे में बंद कर सकते हैं। एलिस उस किताब के पन्नों पर लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगती है। वो जैसे-जैसे मंत्र पढ़ रही थी, बुरी आत्माएँ उसके करीब आ रही थी। तभी अचानक से दरवाज़ा तोड़ते हुए उसके ऊपर एक कुत्ता अटैक कर देता है, वही कुत्ता जिसे कुछ देर पहले एडगर ने मारा था। एलिस उसे देखकर डर जाती है। वो भागते हुए सूजन के पास वो आती है। एलिस जैसे ही कमरे के अंदर एंटर करती है, सूजन उसके पूछ रही थी कि आखिर वो घबराई क्यों है? एलिस बताती है कि उसके कुत्ते ने उसके ऊपर हमला किया था। सूजन को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कुत्ते तो उसकी आँखों के सामने मारा हुआ था। न वो दोनों आपस में ही बात कर रहे थे कि तभी अचानक से दरवाजे के पास थी आ जाती है। वो दरवाज़ा खोलने की बोलती है, तो सब उसकी आवाज़ सुनकर डर चुके थे, क्योंकि उसने अपनी आँखों से देखा था कि एडगर ने बड़ी मेहरबानी से मारा था। एलिस डरते हुए दरवाज़ा खोलती है और जो नज़ारा देखते हैं उनकी रूह काँप जाती है, क्योंकि अथियाने ने चेहरे पर गाड़ी की सीट धँसी हुई थी। वो उसे निकालते हुए उनके करीब आने की कोशिश करती है। सभी डरे हुए थे। इतने में थिया सृजन के ऊपर हमला कर देती है। वही जोसेफ और एलिस सूज़न को बचाने में लगे हुए थे, पर थिया इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी कि वह उनकी संभाल में नहीं आ पा रही थी। तभी सूज़न जैसे बाहर भागने की कोशिश करती, उसके सामने एडगर खड़ा हुआ था। सूज़न उसके पास तो जाना चाहती थी, बट जोसेफ उन्हें रोक लेता है, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि अगर एडगर क्या करने वाला है। एडगर हल्की सी डेडली स्माइल करते हुए अपनी गन निकालता है। वो जोसेफ से कहता है कि मारना तो तुम्हें चाहिए था, पर तुम्हारी जगह विल मर गया। तभी एडगर अपनी गन को मुँह में डालता है और फायर कर देता है। उसकी खोपड़ी उड़ जाती है, फिर भी वो उसे कुछ नहीं होता। एडगर धीरे-धीरे करके अपनी पूरी खोपड़ी उड़ा देता है, बट उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप स्माइल करते हुए उन्हें देखते जा रहा था। अब जोसेफ और एलिस माँ को लेकर घर में बंद हो जाते हैं। वो कमरे को अच्छी तरह से ब्लॉक करती है, क्योंकि कमरे के अंदर थिया थी। अब वो बुरी तरह फँस चुके थे। वो ना तो अंदर ज़्यादा देरी तक रुक सकते थे और ना ही बाहर। क्योंकि बाहर एडगर उनका इंतज़ार कर रहा था, वहीं अंदर उनकी दादी क्या एक कमरे में अकेली थी और उसके बगल में थिया थी। वो दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। दरवाज़ा नहीं टूट रहा था, जिससे वो दादी से कहती कि दरवाज़ा खोल दे। थिया के कहने पर दादी दरवाज़ा खोल देती है, क्योंकि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। दादी जैसे ही दरवाज़ा खोलती, थिया अंदर आ चुकी थी। वो जोसेफ और एलिस को जान से मारने की कोशिश करती है, पर दोनों किसी तरह बच जाती हैं। तभी जोसेफ किचन के हथियार ढूँढने में कोशिश कर रहा था, जिसमें वो थिया का सामना कर सके, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है। वो किचन वाले चाकू पर जा गिरता है। जोसेफ को बहुत दर्द हो रहा था। वो जैसे उठने की कोशिश करता, तभी थिया उसके पास आ जाती है। वो उसे चाकू पर दाबे रहती है, जिससे जोफ की हालत खराब हो चुकी थी। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था। थिया उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी अचानक से जोसेफ उसकी गर्दन पर चाकू से वार करता है, बट उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा वो हँस रही थी। तभी अचानक से दादी की आवाज़ आती है। वो थिया को अपने पास बुला रही थी। दादी को लगता है कि थिया एक चोर है, उसे पैसे चाहिए, इसलिए वो थिया को पैसे दे रही थी और कहती कि तू यहाँ से चली जा। पर थिया उन्हें जान से मारने वाली थी। वो जैसे ही दादी को खत्म करने की सोचती, तभी जोसेफ लोहे से बनी भारी चीज़ से थिया के चेहरे पर वार करता है और लगातार वार कर कर के उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। जोसेफ खून में लथपथ था, उसकी रूह काँप उठी थी। उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को बड़ी ही बेरहमी से मार कुछ देर बाद सूज़न दादी को उसके कमरे में लेकर जाती, वो उसे दवा पिलाकर सोने को बोलती रही थी। तभी हम देखते हैं कि दादी भी पोजेस हो चुकी थी। वो सूज़न को बड़े प्यार से अपने पास बुलाते, उसके सर पर हाथ रखकर उसे भी अपने वश में कर लेती। दादी कहती है कि बाहर एडगर खड़ा है, उसे अंदर बुला लो। अब सूज़न खिड़की खोलकर एडगर को भी अंदर ले आया। पर एडगर और सूजन एक-दूसरे को किस करते हैं, और अब घोस्ट ने अपनी टीम तैयार कर ली थी। वो उस खंजर को ढूँढ रहे थे जिसे बेंजामिन ने छुपाया हुआ था। तो घोस्ट को डर था कि उन्हें उस खंजर की मदद से ख़त्म किया जा सकता है, इसलिए घोस्ट उस खंजर के बारे में पूछ रहे थे। एडगर सूजन को जोसेफ के पास भेजता ताकि वो खंजर के बारे में पूछ सके। सूजन जैसे ही जोसेफ के पास आती, उसे शक हो चुका था कि सूजन भी पोसेस हो चुकी है, इसलिए जोसेफ डर रहा था। सूजन बार-बार उसके दादाजी
वाला खंजर माँग रही थी, बट जोसेफ बोलता है कि उसने उसके पास खंजर नहीं है, उसने उसे फेंक दिया। तभी अचानक से वहाँ एडगर आ जाता है, वो सभी को बड़ी ही बेरहमी से मारने लगता है। सूजन उससे कह रही थी कि तुमने वादा किया था कि किसी को कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुम इन्हें क्यों मार रहे हो? एडगर पागल हो चुका था, उसे हर हाल में खंजर चाहिए था। एडगर जोसेफ को बुरी तरह मारता और मार-मार कर अधमरा कर देता। वहीं एलिस बगल के ही कमरे में छिपी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे? अब वो फैसला लेती है कि ऐसे नहीं छिपेंगे। उसे अगर ज़िंदा बचना है तो सामना करना पड़ेगा। एलिस कमरे से निकलकर दूसरी तरफ जाती है। उसके सामने घास काटने वाली मशीन पड़ी थी। एलिस उस मशीन को उठाकर सीढ़ियों से चढ़ते हुए आगे बढ़ती। वो सूजन को बचाना चाहती थी, तभी अचानक से उसके ऊपर दादी हमला कर देती है। एलिस भी खूब टक्कर देती है, बट दादी ने उसे मशीन के ऊपर पटक दिया। हालाँकि मशीन चालू नहीं थी, इसलिए वो सूजन से कहती है कि मशीन चालू करे। जैसे ही उन्होंने सूजन को अपने वश में कर लिया था, इसलिए सूजन मजबूर थी। वो कटर मशीन चालू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी एलिस के हाथ में एक काँच का टुकड़ा आ जाता है। वो उस काँच से दादी की आँखों में मार देती है और फिर सूजन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। एलिस सूजन को बाथरूम के अंदर लॉक कर देती है और खुद छत को तोड़कर ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी। सूजन बार-बार कह रही थी कि मेरे बेटे की मौत का ज़िम्मेदार तुम ही हो। तभी एलिस गुस्सा हो जाती, वो अपने पेट पर लगी घाव दिखाती जिसे विल ने मारा था। वो कहती है कि तुम लोग ऐसे ही हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। इससे ही समझ आता है कि विल एलिस को टॉर्चर करता था, जिससे उसके शरीर पर चोट के निशान थे। वेल, जो भी हो, एलिस जैसे छत तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, तभी सूजन के अंदर घोस्ट हावी हो जाता है, जिससे सूजन एलिस पर हमला कर देती है। वो दोनों काफ़ी देर तक लड़ते हैं और फिर लास्ट में एलिस कटर मशीन से उसका शरीर काट देती है। सूजन को मारकर ऊपर चढ़ जाती है, उसे ऊपर बेंजामिन के कुछ सामान दिखाई देते हैं जिसमें ढेर सारे खंजर रखे थे। बट एलिस को ये नहीं पता था कि असली खंजर कौन-सा है। एलिस ढूँढ रही थी कि तभी जोसेफ आ जाता है। एडगर ने जोसेफ को मार दिया था, जिस वजह से वो अब भी घोस्ट बन चुका था। जोसेफ एलिस से कह रहा था कि ये खंजर नहीं था, बट एलिस के सामने जितनी भी खंजर थे वो बारी-बारी से उनसे जोसेफ को मारने लगी थी। जोसेफ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर में एलिस की असली खंजर मिल चुका था। उसने वो जोसेफ को जान से मार देती है। वो मारकर बाहर भागने की कोशिश करती है। एलिस ने घर को पूरी तरफ से जला दिया था। वो चैन की साँस ले रही थी कि उसने सबको मार दिया, बट थोड़ी देर से जलती हुई आग से विल बाहर निकलता है। वो एलिस को बताता है कि उसे जीने का हक नहीं है। उसे तो पहले ही मार देना चाहिए था। अब एलिस वहाँ से भागने लगती है और भागते-भागते एक कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुँचती है। वहाँ से भी निकलने की कोशिश कर रही थी कि तभी विल उसे ढूँढते हुए वहाँ पर आ जाता है। विल एलिस को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा था। एलिस उससे बच रही थी, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है, वो एक मशीन के अंदर गिर जाती है। अब विल एलिस को मारने के लिए उसमें गर्म लिक्विड गिरा देता है। एलिस अगर तुरंत निकलती है तो वो जलकर पिघल जाएगी। एलिस जैसे बाहर निकलती की कोशिश करती, इसी बीच विल भी मशीन के अंदर घुसकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी एलिस एक नकली खंजर को गर्म लिक्विड के अंदर फेंक देती है और कहती है कि उसने खंजर लिक्विड के अंदर फेंक दिया है। ये देखते ही विल उस खंजर को ढूँढने के लिए गर्म लिक्विड में घुस जाता है। अब मौके का फ़ायदा उठाकर एलिस सामने उसके सीने में खंजर मार देती है, जिससे विल खत्म हो जाता है और उसका शरीर पूरी तरह से जल जाता है। तो कुछ इस तरह से एलिस ने बड़ी ही मुश्किल से अपनी जान बचाई थी। शैतानी शक्तियों को सफाया कर दी थी। एलिस सड़क में गिरी पड़ी थी, इतने में वो पुलिस आती है, जिससे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब इसके आगे हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जिसमें दादी अब भी नहीं मरी थी। वो रेंगते-रेंगते रोड तक आ गई थी और जब वहाँ से कोई गाड़ी गुज़र रही थी, तो एक औरत उसको लगता है कि दादी बहुत बीमार है या रोड किसी ने टक्कर मार के चले गए। तो वो मदद करने के लिए जैसे दादी के पास आती है, तो वो उस लड़की को पोजेस कर देती है और ये मूवी यहीं पे फिनिश हो जाती है। इसी तरह के शानदार और जानदार धमाकेदार वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं इसी तरह के धमाकेदार वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।